अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तकरीबन एक साल से ज़ायद अरसे के बाद मेरा ये पहला वीडियो है जो मैं अपने नए यूट्यूब चैनल पे बना रहा हूँ। एक साल के दौरान में पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी चेंजिंग आ चुकी है इसके बारे में तफसील से बात तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ अहम चीज़ों पर बात की जाए। 2018 से शुरू हुई हुकूमत 10 अप्रैल 2022 में ख़त्म हो चुकी रजीम चेंज के ज़रिए में। ये रजीम चेंज किस तरह आया और इसमें किस किस कौन कौन लोग सहूलतकार थे इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे सबसे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उन्होंने क्या फेस किया और किस तरह के चैलेंजेस को फेस किया और क्या उन्होंने स्ट्रगल किया उस दौर में। पहले 2018 के अंदर जिस तरह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पहली मरतबा हुकूमत बनाई। तो हुकूमत में आते ही जो हमारे उस वक्त सिचुएशन थी 2018 की, तो हमारे ज़खायर जो थे उस वक्त $6 बिलियन थे। हमारा करंट खसारा $20 बिलियन था। हमारे जो एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन $20 बिलियन के करीब थी। तो ये $6 बिलियन ज़खायर होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त हुकूमत चलाना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उन्होंने फैसला किया कि जितने भी हमारे ब्रादर कंट्रीज़ हैं, जितने भी हमारे दोस्त कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएई और जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, या चाइना ले लें या तुर्की या दीगर ऐसे हमारे कंट्री जो हमें हमेशा हमारे साथ मिलके चलते हैं, तो उनसे ताउन की दरख्वास्त की जाएगी। तो उस वक्त उन्होंने कोशिश की लेकिन कामयाबी मिली, लेकिन उस तरह की कामयाबी ना मिली कि जिससे हालात को बेहतर किया जा सके। तो आखिरकार उन्हें आईएमएफ के पास जाने का ही आखिरी रास्ता था। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि 2019 में पहली मरतबा जो आईएमएफ के पास गए, तो आईएमएफ की शराइत की वजह से उन्हें अवाम पे मजीद टैक्सेस भी लगाने पड़े, एक नया बजट भी लेके आना पड़ा, जिसकी वजह से अवाम ने काफ़ी तनकीद भी की। ना ना सिर्फ अवाम ने बल्कि उस वक्त की अपोजिशन का भी बड़ा बयानिया जो है बड़ा मजबूत हुआ। ख़ास तौर पे जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है वो उस वक्त बहुत मजबूत हुआ, हमने देखा। इस दौरान उनका मीडिया ने भी बहुत बड़ा साथ दिया। अब ये इस सूरत में जैसे ही वो मुश्किलात से निकल रहे थे और इसके बाद कोविड की वबा आई और जिस तरह उस दौरान उन्हें इसका भी चैलेंज फेस करना पड़ा, जिस तरह पे ना सिर्फ उनको बल्कि पूरी आवाम को ही फेस करना पड़ा। ये पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई थी जिसकी वजह से ट्रैवल सिस्टम बंद हो चुके थे, हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दीगर कंट्रीज की बंद हो चुकी थी। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ को बड़ा तरीके से हैंडल किया। उन्होंने एक्सपोर्ट को बिल्कुल कम नहीं होने दिया और दीगर जो चीज़ें हैं, दिहाड़ीदार तबका है, उनको जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन ना लगाकर उनको जो है रिलीफ दिया और दीगर सूरत में भी उनको काफ़ी रिलीफ दिया। पैसों की सूरत में, जो राशन की सूरत में अगर कह लें तो वो भी बहुत बड़ा रिलीफ देते रहे। एक चीज़ और बड़ी अहम चीज़ है, उन्होंने अपनी हुकूमत में जो किफ़ायत शारी की मिसाल दी वो भी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उन्होंने अपने दौर में ना सिर्फ जो है प्रोटोकॉल का सिस्टम ख़त्म किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात कम किए, सीएम हाउस के अखराजात कम किए, जो गवर्नर हाउस थे उनकी जो सिक्योरिटी थी उनको कम किया, उनके अखराजात कम किए। इवन कि उन्होंने जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ थी उनको भी नीलाम कर दिया। उसके बाद जो सहाफ़ी थे, जिनको सहाफ़ियों को अगर बरूने मुल्क कोई दौरा होता था तो उनको साथ में लेके जाया जाता था, उनको भी बिल्कुल उनके मरात और बाकी दीगर चीज़ें भी बंद कर दी। इस वजह से सहाफ़त ने जो उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया। इवन कि मैंने ये देखा कि उस दौर में और जो सहाफ़ी है उन इमरान खान साहब पे ज़ाती तौर पे भी कॉलम लिखते रहे। कभी वो ना सिर्फ मर्दों ने बल्कि औरतों ने भी, मैंने देखा कि वो औरत सहाफ़ी जो थे उन्होंने भी उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया और उनके ऊपर कॉलम लिखे जिस तरह के ज़ाती नोयत पे, वो भी हमारे सामने थे। इन सारी चीज़ों को फेस करके निकले थे। उन्होंने मईशत भी बेहतर कर चुके थे, बाकी चीज़ें भी उन्होंने अचीव कर ली थी। लेकिन जो उसके बाद चैलेंज हुआ वो था पीडीएम का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम था ना, जिसमें हमने देखा कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो 2 मरतबा एहतजाज रैली भी निकाली और उन्होंने धरना भी दिया इस्लामाबाद के अंदर। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने एक रैली मार्च निकाला जो इस्लामाबाद में, जिसका इख्तिताम हुआ कराची से, उन्होंने उसकी शुरुआत की। उसके बाद मरियम नवाज ने भी एक रैली निकाली, महंगाई मार्च के नाम पे एक रैली निकाली गई, उसका भी ये सारी चीज़ें नाकाम नजर आई हमें। उसके बाद उन्होंने रजीम चेंज के जरिए जिस तरह हुकूमत गिराई,
उसमें काफ़ी लोग उनको सपोर्ट करने वाले भी थे, इत्तेहादी भी थे। और इसके अंदर पाकिस्तान जो पीटीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके अपने भी लोग जो है उनके साथ शामिल थे, जो मुनहरक होकर उनके साथ मिले हुए थे, जो ना सिर्फ नेशनल असम्बली से बल्कि पंजाब असम्बली से भी उनके साथ मुलव्वस थे। ये दोनों हुकूमतें गिराने में कामयाब तो हो गए, लेकिन एक सूरत में वो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पंजाब में हुकूमत की पोजीशन बचा ली और वो उसमें कामयाब हो गए। ये सारी दीगर चीज़ें हमने देखी। उसके बाद जब पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद पीडीएम की हुकूमत का पहला दौर आया, तो ये इस दौर के अंदर जो इनको मिला वो क्या था? वो था 22 बिलियन डॉलर के हमारे रिजर्व थे। हमारे एक्सपोर्ट 32 बिलियन डॉलर से ज़ायद थी। हमारे जो अगर हम दूसरी चीज़ें ले लें, हमारे जीडीपी रेट जो है वो तकरीबन 6% पे ग्रोथ कर रहे थे। ये मैं नहीं करा है, ये खुद मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है अपनी 2-3 मरतबा की स्पीच में भी कहा है, और वो खुद IMF के पास भी ये सारी चीज़ें लेके गए हैं, ये एविडेंस लेके गए हैं, जिसकी वजह से वो चाह रहे थे कि वो इस वक्त जो अपना प्लान कर रहे हैं IMF से अपना प्रोग्राम, नया प्रोग्राम, तो उसमें वो उनको आसानियाँ होंगी। तो ये सारी चीज़ें तो वो खुद भी अपने ज़ुबान से कहते रहे हैं, अपने बयानात में भी कहते रहे हैं, वो खुद भी मिफ्ता इस्माइल साहब भी इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। बाकी उसके बावजूद ये हुकूमत चलाना इनके लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? इनके क्या वजह है कि ये इतने तजर्बाकार लोग हैं, उसके बाद भी इनको हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है? और ये जितने भी हमारे वज़रा देख लें, ये सारे 30-30 साल के तजर्बाकार लोग हैं, सिवाय अगर बिलावल भुट्टो साहब के ले लिया जाए या दीगर चंद वज़रा के अलावा। उसकी वजह एक है, उसकी वजह ये कि हमारी कबीना इससे बड़ी पहले हमने कभी नहीं देखी, इतनी बड़ी कबीना, और उसके बाद ये एक सीट पे रुकी हुई हुकूमत है। और कबीना इनकी देख लें तो वो बहुत लंबी चौड़ी कबीना है, उसमें भी जो आधी कबीना है वो तो इंटर्नशिप पे है, और वो उसमें भी बड़े बड़े नाम आते हैं, वो किस तरह से उनका पहले क्या क्या स्टेटस है वो भी हमारे सामने और आपके भी सामने है, हम सब ने देखा। उसके बावजूद ये नए लोग भी लाए गए, तजर्बाकार जो इसाक डार साहब को भी लाया गया, और जिनसे डॉलर हम कहते थे कि वो डर के भाग जाता है, वो इस वक्त डॉलर जो है वो उनसे ज़्यादा काबू में नहीं आ रहा, वो बल्कि उन्होंने इसाक डार साहब को काबू में किया हुआ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। आटे का तो बहरान ये इस हालत में है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी बेचारे लाइनों में लग लग के आटा ले रहे हैं। जो बापर्दा लोग हैं उनको हमने देखा है कि वो गाड़ियों के पीछे जा रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं वो आटे के लिए, किस तरह से वो उनको मुश्किलात है आटा खरीदने में। ये नहीं कि वो फ्री में कोई आटा ले रहे हैं। वही हम इससे पहले तो तनकीद करते रहे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी वो उनका दौर था, तो वो लंगर खाने खोल लेते थे, कभी वो पनाह गाहें खोल लेते थे, उन पे भी हम तनकीद करते थे कि उन्होंने ये किस तरह की ये प्लानिंग है, इनकी नाकाम लोग हैं, ये नाकाम हुकूमत है, ये सारी तनकीद करते थे। लेकिन इस वक्त जो हालत है वो ये है कि अवाम अट्टे के लिए भी लाइनों में लगी हुई है, अवाम अट्टे के लिए जो बापर्दा लोग हैं हमने उनको भी लाइनों में देखा है। बाकी ये आपके सामने है, सहाफ़ियों को तो हम आशाइयों पे भी बुला लेते हैं, अपने आशाइयों पे बुला के खाने भी खिलाते हैं, उनको डिनर भी कराते हैं, बाकी दीगर चीज़ें भी हैं उनके सारे। जो हमने देखा है कि सहाफ़ियों को नवाजने का भी सिस्टम स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये नहीं हो सका कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। तो इस वक्त अवाम उसी मुश्किलात में है जिसमें पहले थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। और उम्मीद है कि हुकूमत को कुछ और टाइम मिलेगा तो शायद बेहतर कर लेगी। अब मज़ीद वीडियो हम कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वजूहत है, किस वजूहत की वजह से ये नाकामियाँ हुई हैं इस हुकूमत की, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।